क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि इमेजिन अ स्ट्रेट रोप, यानी कल्पना कीजिए कि एक सीधी रस्सी है। इफ़ इट इज़ कट वंस एज सोन इन द पिक्चर, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, एक बार इसको काटा गया बीच से। वी गेट टू पीसेज, यानी कि एक सीधी रस्सी है, इसको हमने बीच से काटा तो हमें दो पीस मिले। इफ़ द रोप इज़ फोल्डेड वंस, अगर रस्सी को एक बार फोल्ड कर दिया गया, फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से, एंड देन कट एज सोन, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, फिर इसको काटा गया है, तो वी फिर आगे लिखा हुआ है कि वी गेट थ्री पीसेज, तो हमें तीन पीस मिलते हैं। फिर करना है, क्या लिखा है कि ऑब्जर्व द पैटर्न, हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। एंड फाइंड द नंबर ऑफ पीसेज, और नंबर ऑफ पीसेज बताना है। इफ़ द रोप इज फोल्डेड 10 टाइम्स, अगर रस्सी को 10 बार फोल्ड कर दिया जाए और फिर काटा जाए तो नंबर ऑफ पीसेज कितने होंगे। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ पीसेज व्हेन द रोप इज फोल्डेड आर टाइम्स एंड कट, और इसको अगर आर टाइम यहाँ पे फोल्ड किया जाए फिर काटा जाए तो नंबर ऑफ पीसेज कितने होंगे, ये हमें बताना है। तो हमें इसमें दो चीज़ें बताना है कि अगर हम 10 बार फोल्ड करते हैं और फिर काटते हैं तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पीसेज कितने मिलेंगे, और अगर उस रस्सी को हम आर टाइम फोल्ड करते हैं फिर काटते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पीसेज कितने मिलेंगे। तो हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। तो हम देखेंगे कि एक जब यहाँ पे स्ट्रेट रस्सी थी और एक बार बीच से काट दिया गया था तो यहाँ पे हमें दो पीस मिले थे, पहला पीस ये, दूसरा ये, तो हमें यहाँ पे दो पीस मिले थे। जब उस रस्सी को एक बार यहाँ से फोल्ड कर दिया गया और फिर बीच से काटा गया तो यहाँ पे 1 2 और 3 पीसेज मिले। इसी तरह से यहाँ पे एक बार और फोल्ड कर दिया गया फिर बीच से काटा गया है तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4, तो 4 मिला है। यानी कि एक बार यहाँ पे सीधे स्ट्रेट है तो 2 मिला, यहाँ पे हमें 3 मिला और यहाँ पे हमें 4 मिला। तो कह रहा है कि अगर 10 बार फोल्ड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड में। तो इसमें पहला स्टेप लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हमें एक बार भी नहीं फोल्ड किए थे, यानी कि जो जीरो फोल्ड थे यहाँ पे लिखेंगे जीरो फोल्ड। एक बार भी हमने नहीं फोल्ड किया तो हम यहाँ पे जीरो फोल्ड लिखेंगे। तो हमको मिला था 0+2, यानी एक बार भी हमने फोल्ड नहीं किया फिर भी हमको दो पीस एक्स्ट्रा मिल गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0+2 हो जाएगा 2 पीसेज। इसी तरह से स्टेप 2, यानी कि जब हमने एक बार फोल्ड किया रस्सी को तो यहाँ पे हो जाएगा 1+2, क्योंकि एक बार भी हमने नहीं किया तो हमें 2 पीस मिले। फिर हमने एक बार फोल्ड कर दिया तो 2 पीस तो पहले से रहेंगे ही रहेंगे, तो 2 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 3, तो 3 पीसेज हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टेप 3, 2 फोल्ड किया तो हमें यहाँ पे मिला। स्टेप यहाँ पे पहले लिखेंगे कि अगर हम जितने फोल्ड करते हैं उसको हमें आगे लिखना है और 2 हमें ऐड करना है, क्योंकि हमने 0 फोल्ड किया था तो हमें 2 पीस मिले थे। तो 2+2 हो जाएगा यहाँ पे 4 पीसेज। तो हमने यहाँ पे पैटर्न देखा कि पहले यहाँ पे 2 है, 0 में 2 आया है, 1 में 3 आया है, फिर 2 में 4 आया है। फिर इसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे कि इफ़ द रोप इज फोल्डेड 10 टाइम्स एंड कट, अगर हम 10 बार रस्सी को फोल्ड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा। तो वी गेट 10+2, यानी जितनी बार फोल्ड करना है उसमें 2 हमें ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 12 पीसेज। तो पहले का यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12 पीसेज, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम 10 बार फोल्ड करते हैं तो कितना पीस मिलेगा। तो जब हम 10 बार फोल्ड करेंगे तो 2 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 10 और 2 हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 पीसेज हो जाएगा इसका आंसर। अगर कह रहा है कि अगर आर टाइम अगर हम फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि व्हेन द रोप इज
फोल्डेड आर टाइम्स एंड कट, और फिर हम काटते हैं, वी गेट R+2 पीसेज। ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी हमने एक बार भी फोल्ड नहीं किया तो अब हमें दो पार्ट मिल गए, यहाँ पे दो पीस मिल गए। एक बार हमने फोल्ड किया तो वहाँ पे 1+2 यानी कि 3 पीस मिल गए। फिर हमने दूसरी बार जब फोल्ड किया तो 2+2 यहाँ पे 4 पीसेज मिल गए। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमारा जो पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे इस प्रकार से पैटर्न बन रहा है कि अगर हम यहाँ पे 10 टाइम्स इसको फोल्ड करेंगे फिर काटेंगे तो 10+2 यानी कि 12 पीसेज मिलेंगे। अगर R टाइम हम फोल्ड करते हैं फिर हम उसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ पीसेज कितने होंगे, तो R+2 यानी कि R+2 पीसेज हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि लुक एट द मैचस्टिक पैटर्न बिलो, यानी कि नीचे जो मैचस्टिक पैटर्न दिए हुए हैं इनको हमें ध्यान से देखना है। इसके बाद लिखा है एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न, और पैटर्न को हमें आइडेंटिफाई करना है। हाउ मैनी मैच स्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच स्क्वायर्स। अगर हमें इस प्रकार से 10 यहाँ पे स्क्वायर्स बनाने हैं तो कितने मैच स्टिक हमें आवश्यकता पड़ेगी। फिर इसके बाद दिया है कि हाउ मेनी आर रिक्वायर्ड टू मेक डब्ल्यू स्क्वायर्स। अगर हमें डब्ल्यू स्क्वायर्स बनाने हैं तो कितने मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे एक स्क्वायर में देखा कि 1 2 3 4 यानी कि 4 मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ी हुई है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 4 मैच स्टिक की आवश्यकता है। फिर हमने जब यहाँ पे दूसरा स्क्वायर बनाया, पहला ये और दूसरा ये, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 एक स्क्वायर बनाने के लिए तो 4 की आवश्यकता पड़ी है, पर साथ में यहाँ पे 3 और आवश्यकता पड़ी है। 3 और मैच स्टिक हमें चाहिए थी दूसरा स्क्वायर को बनाने के लिए, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3। इसी तरह से तीसरे वाले में देखेंगे, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। 3 यहाँ पे स्क्वायर बने हुए हैं, तो पहले वाले में तो 1 2 3 4 चाहिए ही चाहिए। दूसरे वाले में देखेंगे तो 1 2 और 3, यहाँ भी 3 चाहिए। फिर तीसरा स्क्वायर जो है तो 1 2 3, तो यहाँ भी हमें 3 की आवश्यकता पड़ेगी तो अलग से एक स्क्वायर बनाने के लिए। यानी इसके बाद हमें पैटर्न ये नज़र आ रहा है कि एक स्क्वायर हमने बनाया तो हमें 4 मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें 2 यहाँ पे स्क्वायर बनाने हैं तो 3 मैच स्टिक की और आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें यहाँ पे 3 स्क्वायर बनाने हैं तो 2 हमें 3 की आवश्यकता पड़ेगी। यानी हर बार यहाँ पे 3 3 बढ़ता जा रहा है, यानी कि एक स्क्वायर में हमें 4 मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ती है। फिर इसके बाद जितने भी हम स्क्वायर बनाते हैं तो हमें वहाँ पे 4 में से एक कम मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक स्क्वायर में 4 मैच स्टिक चाहिए, पर हमें अगला स्क्वायर बनाने के लिए हमें 4 नहीं, सिर्फ 4 में से एक कम यानी कि 3 मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बोर्ड में। तो जैसा कि हमने पैटर्न देखा यहाँ पे स्क्वायर के बारे में कि एक अगर हमें स्क्वायर बनाना होता है तो 4 मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टेटमेंट में लिखेंगे यहाँ पे कि टू मेक अ स्क्वायर वी नीड 4 मैच स्टिक्स। तो अगर हमें एक स्क्वायर बनाना है तो हमें 4 मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमें यहाँ पे 2 स्क्वायर बनाने हैं तो हमें लिखना होगा कि टू मेक 2 स्क्वायर्स वी नीड 4 + 3 मैच स्टिक्स, यानी कि 4 + 3 हो जाएगा यहाँ पे 7। तो 7 मैच स्टिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि अगर हमें यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना है तो 4 मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमें यहाँ पे 2 स्क्वायर बनाना है तो इसके बाद 3 मैच स्टिक और लग जाते हैं। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पे 3 स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे 3 मैच स्टिक की और आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद जितने भी हम यहाँ पे स्क्वायर ऐड करते जाएंगे उतने यहाँ पे 3 3 करके बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह से हम लिखेंगे, तीसरे नंबर पे हमें दिया है कि टू मेक 3 स्क्वायर्स। अगर हमें 3 स्क्वायर्स बनाने हैं तो वी नीड 4 + 3 + 3 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 10 मैच स्टिक्स।
मैच स्टिक्स, यहाँ भी हो जाएगा मैच स्टिक्स, इतना। इसके अलावा हमसे कह रहा है कि अगर हमें 10 स्क्वायर बनाने हैं तो टोटल कितने मैच स्टिक की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू मेक 10 स्क्वायर्स वी नीड, अब फॉर एग्जांपल अगर हमें 10 बनाना है तो पहले वाला स्क्वायर में हमको 4 मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ेगी। फिर हमने दूसरा स्क्वायर बनाया तो हमें 3 मैच स्टिक और आवश्यकता पड़ेगी। फिर हमने तीसरा स्क्वायर बनाया तो उसमें 3 और आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से चौथा हमने बनाया तो 3 मैच स्टिक और आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह से जब हमने 5वें नंबर का बनाया तो 3 मैच स्टिक और आवश्यकता पड़ेगी। फिर इसी प्रकार से हमने 6वें नंबर का बनाया तो 3 मैच स्टिक और आवश्यकता पड़ेगी। फिर 7वें नंबर का बनाया तो 3 मैच स्टिक और आवश्यकता पड़ेगी। फिर 8वें नंबर का हमने बनाया तो फिर हमें और 3 मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ेगी। फिर 9th नंबर का जब हमने बनाया तो 3 मैच स्टिक्स और चाहिए। फिर जब 10th नंबर का बनाएंगे तो हमें 3 मैच स्टिक्स और चाहिए। तो टोटल हम देखेंगे यहाँ पे कि कितना आया है, तो 4 प्लस, तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जितने भी हमें स्क्वायर बनाने हैं उसमें एक कम कर देंगे और 3 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 9 इंटू 3, क्योंकि हमारे पास जो 3 आए हैं वो 9 टाइम्स आए हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 3 जा 27 होता है, 27 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 31। ये इसका आंसर हो जाएगा कि अगर हमें 10 स्क्वायर बनाने हैं तो हमें यहाँ पे 4 इंटू 9 इंटू 3 यानी कि 31 मैच स्टिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह से टू मेक W स्क्वायर्स वी नीड, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 तो हमें पहले स्क्वायर में पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर इसके बाद क्या है प्लस W-1 इंटू 3। अब यहाँ पे W-1 क्यों करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमें 10 स्क्वायर्स बनाने थे, तो 10 स्क्वायर में पहले वाले में तो हमें 4 की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर यहाँ पे 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितने हमें स्क्वायर बनाने हैं उनमें से एक कम कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 9। तो हमें इस बार बनाना है W, तो W में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमें W स्क्वायर अगर बनाना है तो वहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस W-1 इंटू 3। इनको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 का मल्टीप्लाई W के साथ करेंगे तो 3W, और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 प्लस 3W। तो अगर हमें W में स्क्वायर्स बनाने हैं तो हमें 1 प्लस 3W मैच स्टिक की आवश्यकता पड़ेगी। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि हैव यू नोटिस हाउ टू कलर चेंज इन द ट्रैफिक सिग्नल। जैसे ट्रैफिक सिग्नल में हम देखते हैं तो किस प्रकार से कलर चेंज होता है, तो क्या कभी हमने नोटिस किया है। द सीक्वेंस ऑफ अ कलर चेंजेज इन शोन बिलो, जो सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है कलर चेंजिंग का तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द कलर एट पोजीशन 90, फिर इसके बाद है 190, 343, फिर है राइट एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द पोजीशन फॉर ईच कलर। तो हमें ये बताना है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देखेंगे तो रेड कलर है, सेकंड नंबर में येलो है, फिर थर्ड में ग्रीन है, फिर यहाँ पे येलो है, फिर यहाँ पे इसी तरह से फिफ्थ नंबर पे रेड है। तो यहाँ पे बता रहा है, पूछ रहा है हमसे कि 90 नंबर में होगा सीक्वेंस कौन सा होगा, 190 नंबर में कौन सा सीक्वेंस होगा, और 343 में कौन सा सीक्वेंस होगा, यानी कि रेड होगा, ग्रीन होगा या येलो होगा। तो जैसे हमने देखा कि जो रेड कलर है वो 1 नंबर पे है और फिफ्थ नंबर पे है। इसी तरह से जब देखेंगे यहाँ पे येलो कलर तो वहाँ पे सेकंड नंबर पे है और फोर्थ नंबर पे है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इवन नंबर है वहाँ पे येलो कलर है, सेकंड पे होगा, फिर फोर्थ में होगा, फिर 6 में होगा, फिर 8 में होगा। इसी तरह से ग्रीन वाले में देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे पड़ रहा है, तो आगे यहाँ पे थर्ड के बाद 6 में हो सकता है, 6 में नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 3 का, 3 के मल्टीपल में होगा, 3 के मल्टीपल में होगा।
जैसे रेड वाले में देखेंगे तो 1 है, 1 के बाद 5 है। इसी तरह से येलो का देखेंगे तो सेकंड के बाद फोर्थ में है, यानी कि ये इवन नंबर में पढ़ रहा है। इसी तरह से ग्रीन वाला है तो ये थर्ड नंबर में पढ़ रहा है। तो इसमें हमें बताना है कि 90 नंबर में कौन सा होगा, 190 में कौन सा होगा एंड 343 में कौन सा होगा। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं बोर्ड में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीक्वेंस लिख लेंगे सभी का कि सीक्वेंस ऑफ अ रेड लाइट, यानी कि 1 नंबर पे होगा, फिर 5th नंबर पे होगा, फिर 9 नंबर में होगा, फिर 13 नंबर में होगा। इसी प्रकार से ग्रीन लाइट का सीक्वेंस लिखेंगे तो 3 नंबर में आएगा, 7th में आएगा, 11th में आएगा और 15th में आएगा। फिर येलो लाइट तो हमारा इवन नंबर पे आ रहा था तो 2, 4, 6, 8 यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमें एक्सप्रेशन लिखना है, यानी कि रेड लाइट का एक्सप्रेशन कैसे होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो इनमें जैसे यहाँ पे पहले रेड लाइट का हम देख रहे हैं, रेड लाइट का तो पहला 1 नंबर पे है, फिर 5th नंबर पे है, फिर यहाँ पे 9th नंबर पे है, फिर इसी तरह से 13 नंबर पे है। तो इनके बीच का गैप देखेंगे तो यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है। अगर हमें यहाँ पे ये पहला नंबर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 4 इंटू आर कर देंगे और माइनस यहाँ पे कर देंगे 4 माइनस कर देंगे यहाँ पे 3, क्योंकि हमें पहले नंबर का निकालना है तो आर की जगह तो हमें 1 रखना होगा, तो हमने 1 रख दिया। अब माइनस का 3 तो 4 1 जा हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 3 इक्वल 1। अगर हमें ये वाला सीक्वेंस निकालना है तो हमें दूसरे नंबर का सीक्वेंस निकालना है, यानी दूसरे नंबर में क्या आएगा, तो यहाँ पे आर की जगह हम पुट करेंगे 2, फिर माइनस कर देंगे 3, तो 4 2 जा हो जाएगा 8 माइनस 3, तो 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेड लाइट का सीक्वेंस बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 4r माइनस 3। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा 4r माइनस 3। सेम अब हमें निकालना है ग्रीन लाइट का। ग्रीन लाइट में देखेंगे 3 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर यहाँ पे 15 है। तो यहाँ भी देखेंगे तो गैप है यहाँ पे 4 का, फिर 7 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी 4 आएगा, फिर यहाँ से यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4r। अब हम कौन सा नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमारा 3 आ जाए, तो हम यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पहला हमें अगर निकालना है तो r की जगह हमें 1 रखना होगा। दूसरा नंबर अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे r की जगह 2 रखेंगे। अगर तीसरा नंबर निकालना है तो r की जगह 3 रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये चौथा नंबर निकालना है तो हम यहाँ पे 4 इंटू 4 कर दें। अब -1 तो 4 4 जो होता है 16 माइनस 1, यानी 16 में से 1 गया तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन एकदम फिट बैठता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन 4r माइनस 3। फिर है येलो लाइट का। तो येलो लाइट में हमने देखा है कि रेड है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी कि इवन नंबर है। 2 4 6 और 8 इस तरह से है, यानी सभी में 2 2 का गैप है। तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे 2r, क्योंकि r की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 इज इक्वल हो जाएगा 2। इसी तरह से हमें दूसरे नंबर में निकालना है तो हम r की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4। तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो हो जाएगा 2r। तो हमने यहाँ पे तीनों के एक्सप्रेशन निकाल लिए। अब हमें निकालना है 90 का और 190 का, कि 90 नंबर में कौन सा आएगा और 190 में कौन सा आएगा। तो जैसे हमें पता है कि जो 90 नंबर है वो एक इवन नंबर है और 190 भी एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए यहाँ पे येलो लाइट ही आएगी। तो हमें यहाँ पे लिखना है सिंस 90 एंड 190 आर इवन नंबर सो इट विल बी 2n पोजीशन, ये 2r पोजीशन। नाउ अब जैसे यहाँ पे 343 दिया हुआ है, हम डिवाइड कर लेंगे 4 से, कि हम देखेंगे 4 4 के कितने पेयर आते हैं। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें 85 क्वोशेंट के रूप में मिलेगा, और रिमाइंडर के रूप में हमें 3 मिलेगा। रिमाइंडर के रूप में हमें 3 मिलेगा। सो इट मैचेज
4n-1, यानी कि अभी यहाँ पे देखेंगे तो 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4n-1 पोजीशन, 4n-1 पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे 3 ज़्यादा है और हमने यहाँ पे 4 से जब डिवाइड किया तो 85 आया है। तो हमें यहाँ पे देखेंगे तो 4r यहाँ भी है, 4r यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, तो 4r यहाँ भी है, 4r यहाँ भी है, 3 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अगर एक और मिल जाता तो 4 का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता सेट, तो हम यहाँ पे 1 को माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद हमें आगे लिखना है सो कलर एट पोजीशन 90, 190 एंड 343 आर येलो, यहाँ पे लिखेंगे येलो। अब 90 नंबर में भी येलो आएगा और 190 में भी येलो आएगा, क्योंकि दोनों इवन नंबर हैं। और यहाँ पे 343 का जो पोजीशन बना है तो 4n-1 का बना है, और 4n-1 जो 4r यहाँ पे लिखेंगे, 4r-1 वाला आएगा ग्रीन लाइट का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रीन लाइट रिस्पेक्टिवली। बस ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो, यानी कि ये जो पैटर्न दिए गए हैं इनको हमें देखना है। हाउ मैनी स्क्वायर्स विल बी देयर इन आ स्टेप 4, स्टेप 10, स्टेप 50, यानी स्टेप 4 में कितने स्क्वायर यूज होंगे, स्टेप 10 में कितने स्क्वायर यूज होंगे और स्टेप 50 में कितने स्क्वायर यूज होंगे। फिर है राइट अ जनरल फार्मूला, हमें एक्सप्रेशन के रूप में भी लिखना होगा। हाउ वुड द फार्मूला चेंज इफ़ वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ अ वर्टेक्स ऑफ ऑल द स्क्वायर्स, तो जैसे हम वर्टेक्स गिने तो कितना कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पहले वाले में, पहले स्टेप में, जैसे यहाँ पे 4 स्टेप में हमें निकालना है, 10 स्टेप में निकालना है और 50 स्टेप में निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप में देखेंगे कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने यूज हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 यूज हुए हैं। इसी तरह से सेकंड स्टेप में देखेंगे तो 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आया है 8। इसी तरह से थर्ड स्टेप में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो यहाँ पे आए हैं 13। तो हमें यहाँ पे 3 स्टेप का पता है, चौथे स्टेप का निकालना है कि चौथे स्टेप का क्या होगा। तो हमें पहले यहाँ पे जनरल फार्मूला भी लिखना होगा और बताना होगा कि 4 स्टेप में कितने स्क्वायर यूज होंगे, 10 स्टेप में कितने स्क्वायर यूज होंगे और यहाँ पे 50 स्टेप में कितने स्क्वायर यूज होंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्क्वायर इन फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में यहाँ पे 5 स्क्वायर यूज हुए हैं, दूसरे स्टेप में यहाँ पे 9 स्क्वायर यूज हुए हैं और तीसरे स्टेप में यहाँ पे 13 स्क्वायर यूज हुए हैं। हमसे पूछा गया कि फोर्थ स्टेप में कितने स्क्वायर यूज हुए होंगे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 से यहाँ पे 9 हुआ, 9 से यहाँ पे 13 हुआ। तो इसको हम इस तरह से अगर देखें कि जैसे पहले यहाँ पे सीक्वेंस पहले वाले में 5 है, फिर इसके बाद दूसरे वाले में 9 है, फिर इसके बाद यहाँ पे 13 है। तो फोर्थ नंबर में पूछ रहा है कि फोर्थ नंबर में क्या होगा। तो इनके डिफरेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है और यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। तो 4 का डिफरेंस है तो 13 में से 4 को हम ऐड करेंगे तो 13 और 4 हो जाएगा 17। तो हमें ये पता चल गया कि जो फोर्थ स्टेप है उसमें 17 स्क्वायर यूज होंगे। अब हमको निकालना है यहाँ पे कि 10th में कितने यूज होंगे, कि 10th स्टेप में कौन सा यूज होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने यहाँ पे फोर्थ में स्टेप में निकाले हैं तो हमें टोटल कितना है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में है 5, सेकंड स्टेप में हमें जाने के लिए 4 हमें ऐड करना पड़ा, थर्ड स्टेप में जाने के लिए हमें 4 और ऐड करना पड़ा, फोर्थ स्टेप में जाने के लिए 4 हमें और ऐड करना पड़ा। तो जैसे हमें फोर्थ स्टेप में जाना है यहाँ पे तो हमें कितने 4 ऐड करने होंगे, 3। अगर हमें 10th स्टेप में जाना होगा
तो इससे जैसे हमें 4th स्टेप में जाना है तो 3 लेना होगा, अगर 10th स्टेप में हमें जाना है तो 10 से 1 कम 4th लेना होगा, यानी कि 10 से 1 कम 9 4, तो 9 इंटू 4 हो जाएगा। क्योंकि जितने भी हम आगे जाते हैं, जैसे यहाँ पे सेकंड नंबर पे जाना है, जैसे यहाँ पे 5 है, 5 के बाद यहाँ पे 9 है, तो हमें सेकंड स्टेप में जाने के लिए 5 तो हमें लेना ही होगा, साथ में 1 4 लेना होगा जब सेकंड स्टेप में जाएंगे। थर्ड स्टेप में हमें जाना है तो यहाँ पे 1 4 और हमें लेना होगा। अगर हमें 4th स्टेप में जाना है तो 1 4 हमें और लेना होगा, तब जा करके हम 4th स्टेप में पहुँचेंगे। तो अगर 4th में जाना है तो 1 2 3 4 लेने होंगे, अगर हमें थर्ड में जाना है तो 1 और 2 में ही काम चल जाएगा, सेकंड में जाना है तो वहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, यानी जिस स्टेप में जाना है उससे 1 कम 4 लेना होगा। जैसे थर्ड स्टेप में जाना है तो 1 कम, यानी कि 1 और 2 में काम चल जाएगा। तो हमें 5th स्टेप में जाना है, 5th स्टेप, तो हमारे पास 5 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे कि 50 में जाना है। तो 50 में जाने के लिए यहाँ पे हमें 10 में तो निकाल लिए हैं, 10 के बाद हमें 50 का निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 49 इंटू 4, 5 प्लस 49 इंटू 4, क्योंकि 50 से 1 कम लेंगे तो 49 4 का यूज होगा। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 9 जो 36, फिर 4 4 जो 16 और 1 19, 3 19 हो जाएगा। इनको हमें ऐड करना है तो ये आ जाएगा 201। अब हमें इसका जनरल फार्मूला लिखना है। सो द जनरल फार्मूला अब यहाँ पे जनरल फार्मूला में क्या है कि जैसे पहले वाले में 5 यूज हुआ है तो हम 5 को लेंगे, साथ में क्या करना है, जितने भी जो भी नंबर का स्टेप निकालना है उससे 1 कम लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमें n स्टेप निकालना है तो n में से 1 हमें कम करना होगा, फिर इसके बाद 4 से हमें इंटू कराना होगा। यही वाला जनरल फार्मूला ले लेंगे कि जैसे 5 है तो 5 लेंगे, 50 नंबर का निकालना था तो हमने 1 कम कर लिया। अगर हमें n नंबर का निकालना है तो n में से 1 कम कर देंगे, फिर इंटू 4 था तो इंटू 4 हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5 है, 4 का इंटू n के साथ कराएंगे तो 4n, अब 4 का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो 4 हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 प्लस 4n हो जाएगा। हम 1 प्लस 4n लिखें या 4n प्लस 1 लिखें, दोनों आंसर सेम हो जाएंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद है कि जैसे यहाँ पे है कि वर्टेक्स अगर निकालें तो उसके वर्टेक्स के लिए लिख लेते हैं कि सिंस 1 स्क्वायर हैज 4 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, फिर द नंबर ऑफ वर्टेक्सेज, हमें निकालना है 4n प्लस 1 में कितने वर्टेक्स होंगे, 4n प्लस 1 स्क्वायर्स, यानी इतने स्क्वायर्स अगर हों हमारे पास तो हम उसके नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होंगे, स्क्वायर्स हैव। तो एक वर्टेक्स में एक स्क्वायर में 4 वर्टेक्स हैं, तो इतने स्क्वायर में कितने होंगे, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 4n प्लस 1, 4 का इंटू 4 के साथ कराएंगे तो ये 16n हो जाएगा। अब 4 का इंटू 4 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 4। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि नंबर्स आर रिटन इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इन दीज इंडलेस 4 कॉलम ग्रिड। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 कॉलम दिए हुए हैं और यहाँ पे रो दिए हैं 1 5 9 13, इस प्रकार से यहाँ पे नीचे रो दिए हुए हैं और यहाँ पे कॉलम दिए हैं। कॉलम तो यहाँ पे 1 2 3 4 करके हैं, पर यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमें नहीं पता। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बहुत सारे दिए हुए हैं। तो लिखा क्या है कि नंबर्स आर रिटन इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इन दिस इंडलेस 4 कॉलम ग्रिड।
पहले नंबर में हमें बताना है कि गिव एक्सप्रेशन टू जनरेट ऑल दी नंबर्स इन द गिवन कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जैसे ये फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है, ये सेकंड कॉलम दिया है, ये थर्ड कॉलम दिया है, ये फोर्थ कॉलम दिया हुआ है। तो आगे अगर हमें यहाँ पे बढ़ाना, जैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी पहले कॉलम में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और भी आगे हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, और यहाँ भी ऐसे हो सकता है क्योंकि ये इंडलेस कह रहा है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, या मैंने इस तरह से और एक बना दिया तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, हर एक कॉलम का हमें एक्सप्रेशन बताना है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो 1 से 5 में आएंगे तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस होगा, फिर 5 से 9 में आएंगे तब भी 4 का डिफरेंस होगा, फिर 9 से 13 में आएंगे तब भी 4 का डिफरेंस होगा। तो जब हमने देखा कि कॉलम फर्स्ट में हम आ रहे हैं तो 1 से 5 आएंगे तो 4 का डिफरेंस है, 5 से 9 में आएंगे तो 4 का डिफरेंस है, 9 में से 13 का आएंगे तो 4 का डिफरेंस है, 13 में से फिर यहाँ पे आएंगे तो 13 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 17, इस तरह से। और यहाँ पे 17 में से 4 को फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पे 21 होगा, यानी इसी तरह से ये नंबर बढ़ते जाएंगे। सेम यहाँ पे कॉलम 2 में देखेंगे तो ये इवन नंबर चल रहे हैं, 2 6 10 14, यहाँ पे आगे भी होंगे, पर यहाँ भी डिफरेंस देखेंगे तो 2 से यहाँ पे 6 आया है, 4 का डिफरेंस है, 6 में 10 का डिफरेंस देखेंगे तो 4 का है, फिर 10 में से 14 का 4 का डिफरेंस है, यानी इसमें भी 4 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ भी देखेंगे तो 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, 7 से 11 जाएंगे तब भी 4 का डिफरेंस, 11 में से 15 में जाएंगे तब भी 4 का डिफरेंस होगा, यानी हर एक कॉलम में हमें 4 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये तो हमें पता चल गया कि हर एक कॉलम में जब भी नीचे वाला नंबर लिखेंगे तो उसमें 4, ऊपर वाले में 4 प्लस कर देंगे। तो हमें एक्सप्रेशन लिखना है कि एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इसका हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो जैसे एक्सप्रेशन फिफ्टीन का एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन टू जनरेट all the numbers in a given column। अब कौन कौन सा कॉलम का लिखना है, 1 2 3 4 का, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3 4, इस तरह से हम लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ हम मान लेंगे कि लेट आर बी द रो, आर बी द रो नंबर। हमें यहाँ पे कॉलम तो दिया हुआ है कि ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है, पर नंबर ऑफ रो हमें नहीं दिया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं। तो हमने नंबर ऑफ रो को यहाँ पे मान लिया आर है। फिर इसके लिखेंगे कॉलम फर्स्ट के लिए, कॉलम फर्स्ट के लिए, कॉलम फर्स्ट के लिए हम फार्मूला यहाँ पे देखेंगे तो 4 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4, अब ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेंगे R-1 + 1। अब यहाँ पे जो +1 दिखा रहा है वो कॉलम को शो कर रहा है, और यहाँ पे R का मतलब है रो, तो जितने भी रो हैं उनमें से हमें एक को माइनस करना है, और जो भी हम कॉलम निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे कॉलम फर्स्ट का हमने निकाला है तो हम यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे। हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे कॉलम फर्स्ट में यहाँ पे 9 आया है, तो हमने यहाँ पे फार्मूला जो लिखा था वो लिखा था 4 ब्रैकेट में R-1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 R-1 + 1। हमें अगर ये नंबर निकालना है तो हम देखेंगे कि 1 2 3, तो तीसरे रो में आ रहा है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके एक बार देखते हैं कि हमारा फार्मूला जो है सही है कि गलत है। पहला कॉलम है तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा +1, तो 4 2 जा होता है 8 + 1, और 8 और 1 होता है 9, तो यहाँ पे 9 आ गया। तो ये फार्मूला हमारा फिट बैठता है कॉलम फर्स्ट के लिए। इसी तरह से कॉलम सेकंड के लिए लिख देंगे
कॉलम सेकंड के लिए जो फार्मूला आएगा वो हो जाएगा 4r-1 + 2, क्योंकि हम कॉलम सेकंड ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर हम कॉलम थर्ड लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कॉलम थर्ड, तो उसके लिए जो फार्मूला आएगा वो 4r-1 और प्लस का 3 हो जाएगा। इसी तरह से जब हम फोर्थ कॉलम के लिए लेंगे तो यहाँ पे 4 ब्रैकेट में r-1 और यहाँ पे हमें 4 लिखना होगा। सिर्फ अंतर कहाँ पे आएगा, कॉलम में। जैसे कॉलम 1 लेंगे तो 1 लिखेंगे, कॉलम 2 लेंगे तो कॉलम 2 लिखेंगे, कॉलम 3 लेंगे तो यहाँ पे कॉलम 3 लेंगे तो 3 लिखेंगे, और कॉलम फोर्थ को जब लेंगे तो फोर्थ लिखेंगे। जो भी रो निकालनी है वही रो की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो गया पहले वाले का आंसर। अब हमें सॉल्व करना है बी नंबर। कह रहा है कि इन विच रो एंड कॉलम विल बी द फॉलोइंग नंबर अपीयर। तो हम एक चीज़ और यहाँ से देखेंगे कि जैसे अगर हम जनरल फार्मूला बनाए इसके लिए कि हमें कोई भी कॉलम निकालना होता है, तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि जो फार्मूला था तो उसमें 4r-1 होता था। जो भी हमें कॉलम निकालना था तो हम उस कॉलम को यहाँ पे ऐड कर देते थे। तो जो हमारा जनरल फार्मूला बना था वो आया था 4r-1 + c। ये हमारा जनरल फार्मूला था, तो इसको हमें याद रखना है। इसको मैं लिखे ले रहा हूँ यहाँ पे कि 4r-1 और प्लस का c। अब हम सॉल्व करते हैं बी नंबर। बी नंबर में दिया है कि इन विच रो एंड कॉलम विल बी द फॉलोइंग नंबर अपीयर, यानी कि 124 जो है वो किस कॉलम में और किस रो में आएगा, 147 किस कॉलम और किस रो में आएगा, और 201 भी किस कॉलम और किस रो में आएगा। ये हमको सॉल्व करना है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 124 दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे तो 1 2 3 4 है। तो इन सब नंबर को हम 4 से डिवाइड करते चले जाएंगे। इन सब नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे बी नंबर के लिए। तो 124 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 जा 12 होता है, 4 1 जा 4, यानी क्वोशेंट हमारा आया 31 और रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आया है 0, यानी शेषफल एक भी नहीं आया, और यहाँ पे भागफल आया है 31। तो जब भी यहाँ पे देखेंगे कि ये 0 आया है, यहाँ पे क्या है 0 आया है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे इस प्रकार से कि जो जनरल हमारा फार्मूला बना है तो हम इसको लिखेंगे कि जब भी यहाँ पे रिमाइंडर 0 आए तो हमें क्वोशेंट में कुछ नहीं करना। अगर रिमाइंडर हमारा 1 2 3 आता तो हम क्वोशेंट में 1 को ऐड कर देते। तो इसका हम जनरल फार्मूला लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, ये रो को दर्शाएगा और ये कॉलम को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सो रो इज 31 एंड 0 लिखा हुआ है, यानी कि 4 से हमने डिवाइड किया है तो एक भी नहीं आया है। और 4 की टेबल में यहाँ पे हम देखेंगे टेबल को भी, तो ये 4 की टेबल से ही आया है, 4 8 12 16, यानी कि ये 4 लास्ट होता है, इसलिए यहाँ पे 0 आया है। तो इसका मतलब है कि ये जो 0 आया है रिमाइंडर वो 4 के कॉलम को शो करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सो रो इज 31, यानी कि रो हो जाएगा 31 और 0 रिमाइंडर आया है तो हम यहाँ पे कॉलम 4 लिखेंगे। अगर हमारा यहाँ पे 0 आता है तो कॉलम 4 लिखेंगे एंड कॉलम इज 4। ये हो गया पहले का आंसर ए नंबर का। इसी तरह से हमें दूसरा नंबर सॉल्व करना है। 147 को हम डिवाइड करके देखेंगे 4 से, क्योंकि 4 कॉलम है तो 4 से ही हम डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 36 क्वोशेंट में आएगा, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे आएगा 3। तो जब भी हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आए कुछ, चाहे 1 आए चाहे 2 आए चाहे 3 आए, तो हमें क्वोशेंट में 1 प्लस करना है। जब हम 1 प्लस कर देंगे वही नंबर ऑफ रो आ जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 4 में कंप्लीट हो जाता है। 4 के बाद अगर हम 5 लेते हैं या कोई भी 1 2 3 कुछ भी आता है तो अगले रो में ऐड होगा। तो यहाँ पे 0 से ज़्यादा आया है तो हम 1 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो रो इज 36 है, अगर रिमाइंडर कुछ भी आए उसमें हमें 1 ऐड कर देना है। 37 एंड कॉलम इज, यहाँ पे कॉलम को लिखेंगे यहाँ पे 3,
क्योंकि तीसरे नंबर के कॉलम में आए। रो में हमें अगर रिमाइंडर बचता है तो रो में हमें यहाँ पे 1 बढ़ा देना है और कॉलम में वही हमें नंबर लिखना है जो यहाँ पे आया है। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया कॉलम यहाँ पे 3। अब थर्ड नंबर में देखेंगे कि थर्ड नंबर में हमें नंबर क्या दिया है, 201 दिया हुआ है। इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पे 4 5 जा 20 हो जाएगा, यानी कि 50 टाइम्स आएगा और यहाँ पे क्वोशंट हो जाएगा 50। फिर यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। तो जब भी रिमाइंडर आता है तो हम इसमें क्वोशंट में 1 एक ऐड कर देंगे तो वो हमारा रो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो रो इज 50 + 1 करेंगे 51 रो। 51 हो गया एंड कॉलम इज, ये कॉलम हो जाएगा 1। जहाँ पे रिमाइंडर आता है वो नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है, और जैसे यहाँ पे अगर 0 आता तो 50 यहाँ पे होता रो। अगर यहाँ पे रिमाइंडर आ गया तो 50 में से 1 को हमें प्लस करना होगा। ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से पहला और दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका तीसरा पार्ट। कह रहा है कि व्हाट नंबर अपीयर इन अ रो आर एंड कॉलम सी। अगर नंबर ऑफ रो यहाँ पे आर हैं और नंबर ऑफ कॉलम सी हैं तो कौन से में आएगा ये हमको बताना है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी के लिए हमने यहाँ पे पहले से ही उस फार्मूले को लिख लिया था जो भी हमारा आना था, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कोई भी निकालना हो तो हम इस पे वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे द सी नंबर दैट appears इन रो, पूरा वही स्टेटमेंट लिख देना है यहाँ पे, रो आर एंड कॉलम सी इज। ये फार्मूला जो हमने पहले बना करके लिख लिया है उसी को हम लिखेंगे कि 4 ब्रैकेट में हो जाएगा r-1 प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें यहाँ पे रो नंबर निकालना है 10th और कॉलम नंबर हमें निकालना है 3, कि हमें देखना है कि कॉलम नंबर 3 और रो नंबर 10 में कौन सा नंबर आएगा, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ये एग्जाम्पल है, मैं करके दिखा रहा हूँ, इसमें लगाना नहीं है। जैसे 4 है, हमें यहाँ पे निकालना है कि 10th रो में और तीसरे कॉलम में कौन सा नंबर आएगा, तो r की जगह हम यहाँ पे रखेंगे 10-1। कॉलम हमें तीसरा निकालना है तो 3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा प्लस 3। 9 4 जा 36 होता है और 3 हमें ऐड करना है तो ये हो जाएगा 39, यानी कि तीसरे कॉलम में और 10वें रो में 39 आएगा। ये हो गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं डी नंबर। लिखा हुआ है कि ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ अ मल्टीपल्स ऑफ अ 3, यानी कि 3 के मल्टीपल्स की पोजीशन को हमें ऑब्जर्व करना है। डू यू सी एनी पैटर्न इन इट, इसमें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है कि नहीं है। लिस्ट अदर पैटर्न्स दैट यू सी, और भी हमें जो पैटर्न दिखाई देते हैं उनके बारे में भी लिखना है। फॉर एग्जांपल कि जैसे ये हमारे पास टेबल दे रखा है तो हमसे यहाँ पे 3 का दिया हुआ है कि ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल्स, जैसे एक ये हो गया 3 का मल्टीपल, एक ये है 3 का मल्टीपल, एक ये है 3 का मल्टीपल, एक ये है 3 का मल्टीपल और एक ये है 3 का मल्टीपल। ये 3 के मल्टीपल दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 2 3, तीसरे नंबर में 3 का मल्टीपल आ रहा है, फिर 1 2 3, फिर से 3 से यहाँ पे मल्टीपल आ रहा है 3 का, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, मतलब हर एक तीसरे नंबर पर ही मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है। ये पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे कि एवरी डी नंबर में एवरी थर्ड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमसे कह रहा है कि लिस्ट अदर पैटर्न दैट यू सी, यानी कि हमें कोई और पैटर्न दिखाई दे रहा है तो उसको भी हमें लिखना है। तो मैं थोड़ा सा इनको अभी इरेज कर दे रहा हूँ।
तो हमें यहाँ पे दूसरा क्या पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, फिर 8 है, फिर यहाँ पे 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है। तो हमने देखा कि कॉलम 2 में और कॉलम 4 में इवन नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे कॉलम 2 में भी इवन नंबर हैं और कॉलम 4 में भी इवन नंबर हैं। तो इसको भी हम लिख देंगे। या तो हम दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे सभी कॉलम को ऐड कर दिया, 4 3 7 होता है, 7 और यहाँ पे देखेंगे 2 तो 9 9 1 10, यानी इस कॉलम में 10 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे ऐड करेंगे 8 और 7 15, 15 और 5 20 होता है, 20 और 6 यहाँ पे 26 हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी ऐड करेंगे, इसको भी इरेज कर देते हैं। इनको सभी को हमें प्लस करना है तो सबको प्लस करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ऑब्जर्व करें तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 16 है। इसके बीच का भी डिफरेंस हम देखेंगे तो यहाँ भी 16 दिखेगा, हमें यहाँ भी 16 दिख रहा है। और दूसरा हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 2 कॉलम में देखेंगे तो सब इवन नंबर है, 4 कॉलम में देखेंगे तो सब इवन नंबर है। या मल्टीपल ऑफ 4 भी हम कह सकते हैं कि कॉलम 4 में मल्टीपल ऑफ 4 दिया रखा है। या जैसे हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ अ मल्टीपल ऑफ अ 3, इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ अ मल्टीपल ऑफ अ 4। तो उसको भी देखेंगे तो हर चौथे नंबर में यहाँ पे 4 का मल्टीपल आएगा। जैसे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी हर चौथे नंबर में 4 का मल्टीपल आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जैसे क्वेश्चन नंबर डी का हमें लिखना होगा यहाँ पे कि वी कैन ऑब्जर्व दैट even numbers always appear in column 2 and column 4। तो हमने क्या देखा कि जो इवन नंबर है वो कॉलम 3 और कॉलम 4 में दिखाई दे रहा है, तो उसी को हमने लिख दिया। ऑड नंबर ऑलवेज अपीयर इन, और जो ऑड नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, ऑड नंबर्स ऑलवेज अपीयर इन कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड, इसको हमने लिख दिया। तो हमने हमसे पूछा क्या करा है कि लिस्ट अदर पैटर्न्स दैट यू सी, और भी जो हमें पैटर्न दिखाई देते हैं उसके बारे में लिख दिए। तो पहला पैटर्न तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो इवन नंबर हैं वो कॉलम 2 और कॉलम 4 में दिखाई देता है, और जो ऑड नंबर है वो हमेशा कॉलम 1 और कॉलम 3 में आ रहा है। तीसरा भी अगर हमें लिखना है, अलग से एक और एग्जाम्पल लिखना है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कि एवरी रो हैज 2 ऑड एंड 2 इवन नंबर्स, ये भी एक हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है। या और भी हमें लिखना है तो हम एक लाइन और लिख देंगे कि द सम ऑफ ईच रो इंक्रीजेज बाई 16, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा इस सभी में 16 बढ़ रहा है। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे 3 पॉइंट थे, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 के साथ साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। जो क्वेश्चन नंबर इसके बाद चैप्टर नंबर 5 होगा तो उसमें 2 वीडियो बनेंगी। एक पहला होगा पूरा फार्मूले की वीडियो, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।